आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीजर सांता आपके सामने हाजिर हूँ। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट करने वाली हूँ। तो आपको अगर याद हो तो पहले इसी चैनल पे मैं पॉपुलेशन कंट्रोल की जो ओके पॉपुलेशन कंट्रोल की जो पॉजिटिव साइड है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो थोड़ी वीडियो थोड़ा अटक गई है। खैर पॉपुल जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जहाँ पे एजुकेशनल पॉपुलेशन ग्रोथ की एजुकेशनल प्रॉब्लम मैं आपको बता चुकी हूँ। तो दूसरी वीडियो में पूरी एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैं एजुकेशन के बारे में एक वीडियो जहाँ पे जो जहाँ पे जो एजुकेशन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसके टोटल ओवरव्यू प्रॉब्लम जो है वो मैं बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, लेकिन अगर वो अपलोड ना की हो तो थोड़ी देर बात कर लूँगी। खैर वहाँ पे मैं हिंदी थी कि चाइल्ड रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूँ। तो आज का टॉपिक है चाइल्ड रिप्रोडक्शन। तो साजिया मैम आपने यहाँ पे कई तरह के बातें कर चुकी हैं। तो कई पॉइंट साजिया मैम बात आ चुकी है, लेकिन हमें बस उस क्लिप की आखिरी पॉइंट को रोस्ट करनी है। चलिए देखते हैं। शाजिया मैम आप यहाँ पे आइए और बताइए आपने क्या कहना चाहते थे। भी शो किया गया कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि एक कंप्लीट फैमिली हो जिसमें बेटियां हो और बेटे भी। ऐसे में बच्चे जाया करने के अमल में भी तेजी आएगी, क्योंकि चाइना में भी ऐसा ही हुआ था। जब आबादी कंट्रोल करने के लिए एक बच्चे वाला रूल बनाया गया था, लोगों ने सोचा कि अगर एक ही बच्चा रखना अलाउ है तो बेटा ही होना चाहिए जो बुढ़ापे में उनका सहारा बने। और अब वहाँ औरतों की कमी हो गई है। जबकि कुछ लोगों ने कंगना की बात से ये कहते हुए इत्तेफाक किया कि इंडिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन कंट्रोल करना लाजमी है। वैसे ये मसला सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। लोग ज्यादा हो गए हैं और वसाइल कम। और जाहिर सी बात है, अगर किसी मुल्क में लोग कम होंगे तो हर एक के लिए जॉब्स, घर, मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन वगैरह पूरा करना गवर्नमेंट के लिए आसान होगा। हर एक की लाइफ आसान हो जाएगी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, पर इतना अच्छा है नहीं। कुछ माह पहले इंडिया के पीएम मोदी जी ने एक स्पीच की थी जिसमें उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आना जरूरी है और इंडिया दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकता। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडाज में से एक आबादी को कम रखना है। इसलिए नहीं कि सबको क्वालिटी लाइफ दी जा सके, बल्कि इसलिए कि जितने थोड़े लोग होंगे उन पर नजर रखना और उनको काबू में रखना आसान होगा। और ये एजेंडा वो किसी भी तरीके से पूरा कर सकते हैं, जैसे कि अचानक किसी वबा के आ जाने से लोग धड़ाधड़ मरने लगे, या फिर ऐसे खानों को ट्रेंड बना दिया जाए जिनसे बांझपन पैदा हो और बच्चे कम हो, या फिर ऐसे रिलेशनशिप्स को आम कर दिया जाए जहां बच्चा पैदा होने का सवाल ही पैदा ना होता हो, या फिर हालात इतने मुश्किल। तो यहाँ पे हमें पूरी तरह से रोस्ट अगर दूसरा चैनल होता तो एक आधा पॉइंट बताकर रोस्ट कर 1-2 मिनट रोस्ट करके छोड़ देती, लेकिन ये एजुकेशनल चैनल है और इसीलिए मैं यहाँ पे शाजिया मैम को रोस्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है और ओवेट की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो चलिए अब देखते हैं। तो ये पार्ट शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई एडल्ट कंटेंट कल्चर को मैं प्रमोट नहीं करी। बस मैं आपको यहाँ पे यहाँ मुझे बस ये चाइल्ड रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे बात करनी थी, जो यहाँ पे मैं आपको बात करूँगी। तो इसीलिए आप तो यहाँ पे आप अगर चाहो तो ये देख सकते हैं।
पार्ट बी के बारे में यहाँ पे बाद में बात करूँगी। पहले तो आप अगर सीखने के लिए आए हैं तो सीख सकते हैं, लेकिन ये कोई रेप कल्चर के लिए नहीं है। ओके, तो आज के लिए ओवरव्यू इतना ही काफ़ी है। आप जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे स्पर्म जो है वो दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है हेड और दूसरे है टेल। और टेल जो है वो तो 3 हिस्से में बांटा गया है, मिड प्लेस, प्रिंसिपल पीस और मिड पीस, प्रिंसिपल पीस और टर्मिनल पीस। ओके, चलिए हम हेड के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक्रोसोमल कैप एफ से पूरे स्पर्म का कवर, हेड कवर होता है, और उसके अंदर जो लेयर होती है एक्रोसोम है, तो उसके अंदर जो होते हैं न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस के अंदर कई सारे डीएनए होते हैं जो एक इंसानों की जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होते हैं। तो आप मिड पीस, टेल की जो मिड पीस है वहाँ से शुरू होते हैं प्रॉक्सिमेट सेंट्रेबल, उसके बाद आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, और उसके बाद आता है डेंसिल फिबर्स, एक्सोनेमे आते हैं, और आखिरी आते हैं एनोलस। अब प्रिंसिपल पीस में जो होते वहाँ पे आते हैं एक्सियल फिलामेंट है। अब मैं आपको यहाँ पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आर्टिफिशियल स्पर्म को रिक्रिएट करने से पहले हमें इस स्पर्म के बारे में जानना जरूरी है, और इस स्पर्म में ऐसे क्या खासियत है उसके बारे में हमें यहाँ पे थोड़ी जानना ज़रूरी है। तो मेरा कोशिश है कि उसके छोटी सी हिंट मैं आपको दे दूँ, और बाकी आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चाइल्ड ये आर्टिफिशियल रिफॉर्म में आता, स्पर्म को रिफॉर्म करने पर आते हैं। अब यहाँ पे तो आप आगे जाऊंगी, तो आप यहाँ पे बात करेंगे सेटिस्फैक्टरी मोर्फो फंक्शनल स्पर्म फीचर। तो ओके, चश्मा पहनने पर शायद पड़े, और इसलिए चश्मा पहने नहीं हो। अगर आप आर्टिफिशियल सेटिस्फैक्टरी मोर्फो फंक्शनल स्पर्म का फीचर रिक्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो ध्यान देना होगा तो वो ये है कि एक्रोसोम मेम्ब्रेन जो है उसको इंटेग्रिटी होना चाहिए। अगर वो डैमेज हो तो वो नहीं चलेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी होना चाहिए, यानी कि एक्ट्रोसोम मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है और पूरी तरह से चंगे होने चाहिए। अगर वो डैमेज हो गए हैं तो अनसेटिस्फैक्टरी मोर्फो फंक्शन स्पर्म नहीं होंगे हैं। जो स्पर्म होंगे वो उभम तक आने से पहले ही मार जाएंगे। अब यहाँ पे बात करूँगी आने वाले वक्त में, तो वो है डीएनए इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे जो उनकी जो डीएनए है वो अच्छा खासा होना चाहिए, और अगर फ्रैगमेंट हो तो बच्चा पैदा करने में तकलीफ हो सकती है।
तो उसके बाद हमें ध्यान रखना होगा कि ROS की क्वांटिटी जो है वो लो होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। अब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स की जो एक्टिविटीज़ है उसको हाई होना ज़रूरी है। लो अगर होगा तो बच्चा आने से पहले ही मर जाएगा। तो हाई तो स्पर्म मोबिलिटी जो है वो हाई हो जा आता है। अगर लो हो जाएगा तो बैलेंस शायद नहीं कर पाएगा। तो अगर हम ये आर्टिफिशियल स्पर्म की को इस तरह से फॉलो कर पाए तो हमें यहाँ पे नॉर्मल मॉर्फोलॉजी हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हमें एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी देखने को मिलेंगे जो एक बच्चे को भले चंगे नहीं कर सकते। तो आप यहाँ में आगे बात करूँगी उसका। फिर और आपको ये जानना ज़रूरी है कि आज का हमारा जो मेम्ब्रेन होता है तो हमारे जो मेल फंक्शन हमारा जो ह्यूमन स्पर्म सेल होता है जो नेचुरल होता है वो मेल मर्दों से आते हैं। तो और उनकी जो यहाँ पे 3 ट्रिलियन इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल स्पर्म बनाना चाहें या फिर आर्टिफिशियल ओव बनाना चाहें तो किसी भी जेंडर के बना सकते हैं। तो आर्टिफिशियल स्पर्म और आर्टिफिशियल ओवेट से याद आया तो हम यहाँ पे अगले पार्ट को मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगले पार्ट से जाने से पहले दो स्क्रीन शॉट दिखाना जो मैं ज़रूरी समझती हूँ। तो आने वाले वक्त में अगर ओवम भी आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़े तो हमें क्या ध्यान रखना होगा, तो ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, यानी कि जहाँ जो एक सेल माना जाता है। तो एक सेल के जो है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे न्यूक्लियोलस हमें बनाना ज़रूरी है। आर्टिफिशियल स्पर्म अगर हमें बनाना है तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियस बनाना ज़रूरी है और उसके बाद न्यूक्लियोलस के बाद न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें साइटोप्लाज्म बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना पड़ेगा जो वर्टिलाइन मेम्ब्रेन है। तो उसके बाद जोना पेलूसिया बनाना पड़ेगा जो यहाँ पे हमारा ज़रूरत है। तो उसके आप ध्यान रहिए। उसके बाद हमें पेरीवर्टिलाइन स्पेस बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो स्ट्रक्चर का आखिरी टच फिनिशिंग टच लाइन जो है वो है फोर्टिकल सेल। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो अब हमें अगर आर्टिफिशियल ओवम अगर क्रिएट करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें यहाँ पे इन पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 इन 8 चीज़ों को जो मैंने बनाई है वो सिक्वल बाय सिक्वल आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, नंबर की फ्रंट की सिक्वल नहीं, स्ट्रक्चर की सिक्वल बनाना पड़ेगा, वरना ओवम जो है वो नहीं बनेगा।
तो आप 2 मिनट वेट कीजिए। तो यहाँ पे जो है ओवम, हम अपना ओवम जो है वो इसी तरह से क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने बता दी। मैं आपको बता रही, अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हमें आर्टिफिशियल ओवम और आर्टिफिशियल स्पर्म बनाना पड़ेगा। तो अब बताने का वक्त आ गया है कि मैं आर्टिफिशियल स्पर्म और आर्टिफिशियल ओवम के बारे में बात क्यों कर रही हूँ। तो आर्टिफिशियल स्पर्म और आर्टिफिशियल ओवम के बारे में मुझे लगता है बात करना ज़रूरी है, इसलिए बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लेस्बियन वेडिंग कपल। तो लेस्बियन फैमिली में एक फेमी फादर है जो जिनका नाम अफगान जिलेबी माइकल सीजारियो डी सांता है। तो ये मतलब यहाँ पे अफगान जिलेबी माइकल है जो फेमी फादर है, और फेमी मदर कौन है? जोना पेड्रा। तो अफगान जिलेबी माइकल फेमी फादर इसलिए है कि वो एक औरत है, लेकिन वेडिंग चाइल्ड रिप्रोडक्शन में वो एक फादर है, इसलिए फेमी फादर। और फेमी मदर तो वैसे मदर तो है, लेकिन फेमी मदर इसलिए क्योंकि औरतों से के साथ चाइल्ड रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेकर बनी है, इसलिए फेमी मदर। तो यहाँ पे आप यहाँ पे पूरी तरह से आपको यहाँ पे देख चुके हैं। वेल तो यहाँ पे जो है फेमी फादर अफगान जिलेबी माइकल के पास क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो फेमी फादर अफगान जिलेबी माइकल जो है, तो उनके पास थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। जैसे आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यह फेमी मदर जो है वो भी एक औरत है, लेकिन उनके पास आर्टिफिशियली स्पर्म है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम सब जानते हैं जो नेचुरल स्पर्म है वो मर्दों के पास होता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे आर्टिफिशियल स्पर्म क्रिएट करना है, तो यहाँ तो आप किसी भी स्पर्म ले लीजिए, तो किसी भी जेंडर का स्पर्म ले सकते हैं। तो वहाँ पे अब उनके पास उस आर्टिफिशियल स्पर्म जो जिंदा है उनके पास एक्ट्रोसोमर कैप होना चाहिए, एक्ट्रोसोम होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए जहाँ से स्पर्म का हेड बनते हैं। तो उस न्यूक्लियर में जो कुछ डीएनए होंगे जो फेमी फादर यानी कि अफगान जिलेबी माइकल्स के डीएनए के पास होंगे जो एक औरत है। तो यहाँ पे तो खैर उसके बाद प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होना ज़रूरी है, और वहाँ पे अच्छी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होना जरूरी है, डेंसी फाइबर्स होना जरूरी है और ऑक्सीनेम होना ज़रूरी है। एनोलस और एक्सल फिलामेंट वो सीक्वेंस होना ज़रूरी है, और वो भी अच्छा पोजीशन में। तो आर्टिफिशियल स्पर्म डेवलप रिक्रिएट करने के वक्त जो कस्टम इसको
अफगान जिलेबी माइकल के हिसाब से कस्टमाइज की जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो एक तरह से एक स्पर्म क्रिएट होगा। अब हम यहाँ पे बात करूँगी दूसरी तरह से की बातें, तो थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। खैर ये एक लेस्बियन फैमिली चाइल्ड रिप्रोडक्शन कर रही है, तो इसीलिए जो है वो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल स्पर्म सेल क्रिएट करना ज़रूरी हो गया है। तो और जो ओवेट होगी वो नेचुरल ही होगी। अब यहाँ पे जो है तो एक्रोसम जो है वहाँ से यहाँ पे जोना पेलुसिया जो है वो भेद करना ज़रूरी होगा। उसके बाद जो है और क्रिप्टोप्लाज्म, उससे पहले तो फेलिकुलर सेल को भेद करना ज़रूरी होगा, और उसके बाद जोना पेलिकोसोलिया भेद करना ज़रूरी होगा। उसके बाद हमें इस स्पर्म को क्रिप्टोप्लाज्म तक पार करना ज़रूरी होगा, और उसके बाद दाखिल होना चाहिए तो न्यूक्लियस पे। तो यहाँ पे न्यूक्लियस पे होगा क्या, तो स्पर्म की हेड जब ओवम की न्यूक्लियस तक पहुँच गए हैं, तो स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है और न्यूक्लियस है और ओवम के जो न्यूक्लियस है वो मार्च करेगी, जिसके चलते डीएनए जो है तो वो एक दूसरे के साथ मार्च करना जरूरी है, और शायद मार्च हो भी पाए, और उसी हिसाब से बच्चा पैदा किया जाएगा। तो ये तो थी यहाँ पे उसके बाद खैर यहाँ पे गलती से नेट ओट के यहाँ पे बात आ गई है, कोई बात नहीं। खैर लेस्बियन फैमिली के जो फेमी फादर अफगान जिलेबी माइकल्स और फेमी मदर जोना पेट्रा जो है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ चाइल्ड रिप्रोडक्शन के जो हिस्सा ले सके, तो 5 बार तो यहाँ पे उनकी डॉटर्स जो है वो पैदा होती हैं, जिनका नाम है आयशा पेट्रा माइकल्स। तो ये तो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे तो ये तो थी काम खालाश। अब तो मैं आपको यहाँ पे लेस्बियन की जो इमेज डायग्राम दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं लेस्बियन की और लेस्बियन फैमिली और गे फैमिली की जो है कॉन्सेप्ट इसी डायग्राम से समझा सकती हूँ। तो उसी वजह से आने वाले वक्त पे जो है वो आपको थोड़ी इमेजिन करना है। तो अगर यहाँ पे कोई गे लोग एक दूसरे से चलिए शादी कर रही थी, तो गे लोग जब एक दूसरे से शादी कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो एक्स नाम का एक मर्द और वाई नाम का एक मर्द से शादी कर चुके होंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक्स को मैस्को फादर और वाई को अगर मैस्क्यू मदर होना है, तो एक्स के पास जो है वो वाई स्पर्म, इसके पास जो है वो स्पर्म होगा जो कि बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन वाई के पास जो है वो ओवेट होना चाहिए, और वो भी आर्टिफिशियली।
तो यहाँ पे जो है तो आर्टिफिशियल ओवम जो है उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस क्रिएट करना पड़ेगा। तो सॉरी न्यूक्लियोलस क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर डीएनए काफ़ी मौजूद होंगे। उसके बाद जो है न्यूक्लियस जो है वो क्रिएट करना पड़ सकता है। तो उसके बाद हमें जो यहाँ पे मिल रहा है तो साइटोप्लाज्म जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ेगा। तो साइटोप्लाज्म अगर जब आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं तो उसके बाद वर्टिलाई मेम्ब्रेन को क्रिएट करना पड़ेगा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो उसके बाद जो है वो जोना पेलुसिया क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद हम पेरीवर्टिलाइन स्पेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम क्रिएट कर सकते हैं कोरोना रेडिसेलिया और उसके बाद हमें आखिरी टच लाइन जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा फॉलिकल सेल। तो आप अगर ध्यान रहें तो मैं पहले बता दूं, अगर मेरी वीडियो देखने वाले में से कोई होमोसेक्सुअल है जैसे कि गे है, लेस्बियन है, उनके लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। हालांकि ये रोस्टिंग वीडियो, लेकिन उनके लिए ये एजुकेटिव है, इम्पोर्टेंट एंड एजुकेटिव है, इसलिए उनको ये ध्यान से देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो लेस्बियन के बारे में यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ। अब गे के बारे में बात करें तो एक नेचुरल स्पर्म और एक आर्टिफिशियल ओवेट जब एक दूसरे के साथ मैच होंगे तो जेट नाम का एक लड़का पैदा हो जाएगा। जैसे कि लेस्बियन में आर्टिफिशियल स्पर्म और नेचुरल ओवम के मार्जिंग में एक औरत क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे जो है मैं तो यहाँ पे पहली बात तो ये जो है दूसरों को जलील करना बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मकसद ये था कि एक होमोसेक्सुअल फैमिली अपने अंदर चाइल्ड रिप्रोडक्शन कैसे कर पाए उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं रोस्टिंग के ज़रिए बता दी है। आप ये बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि शाजिदा मैम जो है उनका मानना है कि पॉपुलेशन क्रिएट कंट्रोल में लाने के लिए तो ऐसे शादियां करानी पड़ेगी जो जहाँ पे बच्चे पैदा ही ना हो। तो आजकल बिना शादी के ही बच्चे पैदा हो सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि आज के ज़माने में ऐसे कोई भी वेडिंग पॉसिबिलिटी नहीं है जहाँ पे शादी हो लेकिन बच्चे पैदा ना हो। वेडिंग पॉसिबिलिटी मतलब शादी अगर हो भी जाए तो बच्चे पैदा करना लाजमी है। तो हालांकि ये रोस्टिंग वीडियो थी, लेकिन आपको एजुकेटेड करना मेरा मकसद था। आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए हैं, वीडियो अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता डिसलाइक करके एजुकेशनली कोई फ़ायदा होगा। वेल मैं क्या गलती की है, फिर भी मैं डिसलाइक करने वाले को मैं अपना सपोर्टर ही समझूंगी। वेल अगर
हमें अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब कर ली है तो बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं अगर कोई भी किसी भी वक्त में भी वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो उसके बाद जो है तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि चाइल्ड रिप्रोडक्शन के बारे में जो एजुकेशन मैंने बता दी है वो सबके सामने पेश करना ज़रूरी है। वेल, तो आप मैं जब अपना ये वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तब तक शायद वीडियो एजुकेशन पर ईद हो चुका हो। फिर भी अगर ईद हो चुका हो और या फिर ना भी हो तो भी आप सबको ईद मुबारक। तो अभी मैं इफ्तार की तैयारी करती हूँ और ईद आने वाले ईद की तैयारी करती हूँ, या फिर हो चुका हो ईद की तैयारी करने जा रही हूँ। अब मैं एंडिंग लगाऊंगी, तो इंट्रो स्टार्टिंग जो मैं लगा रही थी वो एंडिंग में भी वही लगाऊंगी। वेल, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। دين ورا حبيبي